हेलो डियर, वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आपका वीडियो आज होने वाला है बहुत ही शानदार, तो आप लोग पूरा देखिएगा। और आज का वीडियो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, आज का वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2 प्रश्न लेकर आए हैं। दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और यह फिर से जो है आपके GNM फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए है, ठीक है। आपके सामने में है MSN2 और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ओके, MSN2 और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए यह जो है वीडियो नंबर कौन सा होने वाला है? वीडियो नंबर यह 18वां होने वाला है, ठीक है। यह 19 दिया है, 19 नहीं है। यह जो है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यह जो है MSN2 के लिए 18वां है, ठीक है ना। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए यह 19वां होने वाला है, ठीक है। तो चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, MSN2 के लिए यह तो 18वां वीडियो ही है, लेकिन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए यह 19वां वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी प्रश्न आपका फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में भी है, ठीक है। देखिए, अगर आप ये सब चीज़ों को नहीं याद रखते हैं, समझ गए, इस सब चीज़ों को हटा दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में है और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में है, ठीक है। यानी MSN कहने का मतलब है कि ये जो प्रश्न सब हमें करा रहे हैं, आज के वीडियो में जो 2 प्रश्न है, ये आपको MSN1 या 2 किसी में भी पूछ सकता है या पूछ भी लेता है। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी जो है आपके ये पूछेगा फर्स्ट ईयर के, ठीक है। तो इतना ज़्यादा माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, याद रखिए। और ये याद रखिए कि हाँ, यह MSN का है और ये फंडामेंटल का फर्स्ट ईयर का है और ये सेकेंड ईयर का है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को बता दूँ, आप लोग अक्सर ये चीज़ सुनते होंगे, बेसिक लाइफ सपोर्ट। इसको हम लोग BLS कहते हैं, ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट। अब इस बेसिक लाइफ सपोर्ट के जो है दूसरे तरीके से पूछने का जो जरिया है वह CPR होता है, ठीक है। CPR के बारे में पूछ देगा 5 नंबर में, तो आपको CPR के बारे में डिटेल से लिखना पड़ेगा। या इसी CPR को जो है हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट भी कहते हैं। चीज़ों को समझिएगा कि जब किसी व्यक्ति को जीवन को बचाना होता है तब जाके हम वहाँ पे CPR का उपयोग करते हैं, और वह जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है, ठीक है। बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंतर्गत जो है CPR ही दिया जाता है। तो अगर आपसे CPR पूछ ले या बेसिक लाइफ सपोर्ट पूछ ले तो आपको घबराना नहीं है, बस CPR के बारे में जितना जानते हैं उसको लिख देना है, ठीक है। चलिए देखिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट या CPR कब दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। कार्डियक अरेस्ट मतलब अचानक से किसी व्यक्ति का जो है हृदय घात हो चुका है, कार्डियक अरेस्ट आ चुका है, ठीक है। रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस मतलब श्वसन से संबंधित कोई तकलीफ हो, जैसे श्वसन अच्छे से न ले पाना या श्वसन कंप्लीट रूप से बंद हो जाना आदि संकटकालीन स्थितियों में व्यक्ति को जीवन को बचाने के लिए दिया जाने वाले आपातकालीन उपचार को बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। इसके लिए रोगी को CPR दिया जाता है। सीधा समझिए, कोई व्यक्ति श्वास नहीं ले पा रहा हो, कोई व्यक्ति बेहोश हो चुका हो, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है कुछ भी प्रतिक्रिया न दे रहा हो तो मतलब वह बेहोश ही होगा। किसी को कार्डियक अरेस्ट आ चुका हो, श्वसन उसका बंद हो चुका हो या ठीक से नहीं कर पा रहा हो, तो इस कंडीशन में व्यक्ति को जो है उसको आपातकालीन और तुरंत जो है जो उपचार दिया जाता है उसे हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट तो कहते ही हैं। और इसी बेसिक लाइफ सपोर्ट में हम CPR देते हैं। तो इसको हम लोग CPR कहे या बेसिक लाइफ सपोर्ट कहे, वही बातें होती है। समझ गए चीज़ों को? तो ये चीज़ों को आप लोग समझ गए कि कब देते हैं, संकटकालीन स्थितियों में व्यक्ति को जीवन बचाने के लिए आपातकाल उपचार ही बेसिक लाइफ सपोर्ट कहलाता है। इसके लिए रोगी को हम CPR देते हैं, ठीक है, जीवन बचाने के लिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि CPR आखिर है क्या। तो देखिए, CPR का जो सबसे महत्वपूर्ण होता है फुल फॉर्म होता है। C का मतलब होता है कार्डियो, P का मतलब होता है पल्मोनरी, R का मतलब होता है रिससिटेशन, ठीक है, याद रखिएगा। CPR का फुल फॉर्म कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, स्पेलिंग देख लीजिए, रिससिटेशन, ठीक है। तो आपके सामने में है CPR के फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा। जब CPR के बारे में चर्चा कीजिएगा तो CPR के होता क्या है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, इसका संक्षिप्त रूप है CPR का, ठीक है। C का मतलब होता है कार्डियो, मतलब हृदय से तात्पर्य है, कार्डियो का मतलब हृदय से तात्पर्य है। पल्मोनरी का तात्पर्य जो है फेफड़ा से होता है, ओके। और रिससिटेशन से तात्पर्य, ठीक है, कोशिश करके किसी को पुनर्जीवन देना, मतलब जीवन जो है देना, कोशिश करना, ठीक है।
तो रिससिटेशन का मतलब होता है कि कोशिश करके किसी को पुनर्जीवन देना, ठीक है, पुनर्जीवन देना, मतलब किसी को आप कोशिश कीजिएगा सीपीआर देकर तो उसका आप जीवन दे सकते हैं, जीवन बचा सकते हैं। तो रिससिटेशन का मतलब होता है कोशिश करके पुनर्जीवन देना। ओके, सीपीआर विधि को तभी अपनाया जाता है जब कोई अचेतन हो। देख लीजिए, सीपीआर हम कब अपनाते हैं, तो सीपीआर विधि हम तभी अपनाएंगे जब कोई अनकॉन्शियस हो, मतलब बेहोशी हालात में हो, किसी क्रिया या बात का असर ना ले रहा हो। समझ गए ना, कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो आपको पता होना चाहिए कि वह किसी काम का या किसी के बात का कोई असर नहीं लेता है, तो इस कंडीशन में सीपीआर देंगे। ठीक है, सांस चलनी बंद हो गई हो, अचानक से व्यक्ति का सांस रुक जाए, सांस चलनी बंद हो जाए। ठीक है, सीपीआर विधि को किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं आजमाया जा सकता है जिसमें कोई उपयुक्त बातें ना हो। अब सीपीआर जो है ऐसे व्यक्ति पर या ऐसे रोगियों पर नहीं देंगे जिसमें ये सारे जो हम लोग देखे हैं, जैसे अचेतन हो, इस पर देंगे, किसी क्रिया या बात का कोई असर नहीं ले रहा हो उसको देंगे, सांस चलनी बंद हो गई हो इसको देंगे। अगर इनमें से कोई बात अगर किसी में ना होगा तो उसे सीपीआर नहीं देंगे, क्योंकि सीपीआर बहुत जोखिम भरा होता है। ठीक है ना, जो सीपीआर इसीलिए दिया जाता है कि कम से कम 9 से हाँ तो हो, पेशेंट को 9 से तो हाँ बचाया जाए। क्योंकि सीपीआर देने से मात्र 3% व्यक्ति ही जो है जीवित होने का संभावना होता है। ठीक है, तो ये तो कम से कम 0% से तो 3% बढ़िया है ना। तो यही कारण है कि सीपीआर जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए अचानक से, जब कोई व्यक्ति का सांस चलना बंद हो जाए, जब कोई किसी के बातों को कोई प्रतिक्रिया न ले, तब जो है ये सब देते हैं। उसका हार्ट जो है कार्डियक अरेस्ट आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो उस कंडीशन में हम जो है क्या करते हैं, सीपीआर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है सीपीआर इस समय देंगे, ना कि नॉर्मल पेशेंट पर भी हम सीपीआर देने लगेंगे, गलत चीज़ है। समझ गए। उपरोक्त बातों के कई कारण हो सकते हैं। अब उपरोक्त जो बातों देखे हैं उसका अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे हृदयघात होना, हार्ट अटैक आना, ठीक है, स्ट्रोक आना, पानी में डूबना, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, बिजली लगने से मृत्यु, इलेक्ट्रोक्यूशन, ठीक है ना, पॉइजनिंग, विषाक्तता, बहुत गहरी चोटें आदि, किंतु सभी कारणों में सीपीआर विधि एक है। अब देखिए, पेशेंट हार्ट अटैक आने पर भी व्यक्ति बेहोश हो जाता है, ठीक है, या फिर व्यक्ति जो है किसी के बातों को कोई असर नहीं लेता है तो सीपीआर देंगे। स्ट्रोक अगर व्यक्ति को आ जाए, ठीक है ना, पक्षाघात हो जाए, तो इस कंडीशन में भी जो है हम देंगे सीपीआर। पानी में डूबने के कारण भी व्यक्ति जो है बेहोश हो जाता है, उसका श्वास बंद हो जाता है, दम फूलने लगता है, तो इसको हम सीपीआर यहाँ पे दे सकते हैं। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब होता है बिजली से मृत्यु। अगर पेशेंट को बिजली लग जाए, झटका लगे बिजली का और पेशेंट बेहोश हो जाए तो उससे जो है हम सीपीआर दे सकते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति पॉइजन ले चुका है, पॉइजन ले चुका है, तो जो है उस कंडीशन में भी जो है उसको हम सीपीआर दे सकते हैं। ठीक है, और बहुत गहरी चोटें भी व्यक्ति को जो है क्या करता है, बहुत तकलीफ़ देता है। ठीक है ना, मृत्यु के समान लगभग हो जाएगा, जैसे ही गहरी चोट लगेगा तो तुरंत सीपीआर दे सकते हैं। ठीक है, आदि, किंतु सभी कारणों में सीपीआर विधि एक ही है। आदि जो भी कारण इसमें हम लोग ये सब देखे हैं है कारण अलग अलग, लेकिन सीपीआर देने का सब में विधि तरीका एक ही होगा। ठीक है, चलिए सीपीआर का हम लोग यहाँ पे सीपीआर का प्रिंसिपल देखते हैं, सिद्धांत देखते हैं कि सीपीआर देने में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और जो बातों को ध्यान में रखेंगे वही सिद्धांत बनता है। ठीक है, तो आपको सीपीआर देते समय किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, इसके सिद्धांत को देखिए। घायल को हवा देना या फूंक मारना, क्योंकि वे स्वयं से सांस नहीं ले रहे होते हैं। अब जो पेशेंट स्वयं से सांस नहीं ले रहा है, बेहोश पड़ा हुआ है, तो आप उसको सीपीआर दे रहे हैं, तो आप जो है उसे हवा दे या फूंक मारे। ठीक है, फूंक मारेंगे तो क्या होगा, उससे ऑक्सीजन मिलेगी। दूसरा है उनकी छाती को दबाकर हृदय में धड़कन पैदा करना। अब दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते ही जब कोई पेशेंट का हार्ट अटैक आ जाता है या पानी में डूब जाता है तो निकाल कर उसे जो है चेस्ट पर दबाव दिया जाता है हथेली से, तो वही सीपीआर होता है। ठीक है ना, जब हृदय धड़कने लगेगा तो रक्त संचार होगा, और रक्त संचार के साथ ही व्यक्ति को ऑक्सीजन भी मिलने लगता है जो कि रक्त स्रोत में रहती है। तो यह जो है छाती, जब कोई व्यक्ति छाती दबाकर हृदय धड़कन पैदा करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए, ये हो गया आपका। तीसरा है माय डियर, यहाँ पे देखिएगा, सीपीआर का मुख्य उद्देश्य ऑक्सीजन को पहुंचाकर प्राणभूत अंगों को जीवित करना। सीपीआर का मुख्य उद्देश्य यही होता है, इसीलिए सीपीआर दिया जाता है
कि पेशेंट को क्या किया जाए, पेशेंट को CPR देकर जो है श्वसन जो है फिर से चालू किया जाए और ऑक्सीजन जब मिलेगा तो जितने भी वाइटल ऑर्गेन है बॉडी में वह सब क्या होगा, काम करने लगेगा और व्यक्ति जो है जीवन उसका बच सकता है। ठीक है। चौथा है CPR की सफलता दर किसी को बचाने में केवल 3% है, किंतु फिर भी 0% से तो अच्छी है। मैंने पहले ही बता रखा है कि CPR किसी व्यक्ति को बेहोश होने पर, पानी में डूबने पर, बिजली लगने पर, हार्ट अटैक आने पर, स्ट्रोक आने पर हम देते हैं। ठीक है। लेकिन ये CPR अगर समझिए कोई व्यक्ति का हार्ट बीट बंद हो चुका है, श्वसन बंद हो चुका है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर किसी को आप CPR देते हैं तो केवल 3% संभावना है कि वह व्यक्ति का जीवन जो है फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है। लेकिन बाकी जो है 97% संभावना इससे कम ही होता है जीवन वापस आने का। समझ गए। लेकिन आप समझिए 0% और 3%, कहीं ना कहीं 0 से तो बेटर है 3%, तो ये 3% CPR जो है किसी को बचाने के लिए उपयोगी होता है, जो कि कहीं ना कहीं 0% से बेहतर है। अगर मान के किसी का जीवन इसी 3% से अगर बचने वाला हो तो ये तो बेहतर हो जाएगा उसके लिए। लेकिन अगर बिल्कुल 0% हम काम ही नहीं करेंगे तो गड़बड़ है, तो हम कोशिश ही नहीं किए। लेकिन कोशिश करेंगे तो 3% उम्मीद है कि बच सकता है आदमी। ओके। पाँचवा है व्यक्ति के जीवित रहने के अवसर इससे बढ़ जाते हैं यदि उसको प्राथमिक रूप से औषधियाँ चिकित्सा मिल जाती है। अगर कोई व्यक्ति मान गए बेहोश हो गया है, ठीक है, कोई व्यक्ति को बिजली लग गया है, ठीक है, पानी में डूब गया था, स्ट्रोक आ गया है, हार्ट अटैक आ गया है, तो इन कंडीशन से व्यक्ति जो है अनकॉन्शियस हो चुका है, बेहोश हो चुका है, वह किसी से कोई बात की, कोई काम की प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, किसी को नहीं पहचाना है, तो इस कंडीशन में जब आप CPR देते हैं तो उस व्यक्ति में जो है जीवन जो है वह जीवन जीवित रहने का आसार जो है, अवसर जो है बढ़ जाते हैं CPR से। क्यों? क्योंकि अगर CPR आप दिए, पेशेंट में जो है ऑक्सीजन आ गया, पेशेंट का जो है हार्ट काम करने लगा, श्वसन काम करने लगा, तो जैसे ही CPR के बाद अगर ऐसा होने लगा पेशेंट में, मतलब आपका CPR कारगर हो गया, व्यक्ति जिंदा जीवित हो सकता है। उसके लिए CPR देने के तुरंत बाद अगर उसे जो भी दवाइयाँ आवश्यक है अगर वो मिल जाता है पेशेंट तो बच जाता है। ठीक है। तो ये जो है हमारा 5वां पॉइंट कहता है। छठा पॉइंट है माय डियर यहाँ पे कि अत्यधिक दबाव डालने पर किसी छाती की पसलियाँ टूट भी सकती है, लेकिन CPR विधि नहीं अपनाई गई तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। अब मानिए CPR में व्यक्ति के चेस्ट को कस के दबाना पड़ता है। अब मानिए कोई व्यक्ति बेहोश हो चुका है, लगभग मृत्यु के समान हो चुका है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि मृत्यु अगर अचानक से कोई व्यक्ति कहीं पर गिर जाए, बेहोश हो जाए, तो उसका इतना जल्दी मृत्यु नहीं होता है। 1 से 2 मिनट का समय, 5 मिनट का समय रहता है कि वो व्यक्ति का कंप्लीट मृत्यु होने में। ठीक है। अगर वो 1 से 5 मिनट में अगर कोई व्यक्ति आया जान पहचान वाला और उसे CPR देने लगा तो जो है वो व्यक्ति जो है क्या होगा, बच सकता है। लेकिन अगर मान गया CPR और तेज़ी से जो है आवश्यकता है तो आप उसके छाती के दबाते हैं, अंदर में दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रख के छाती पर दबाते हैं, ठीक है ना। तो जब छाती पर हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो हो सकता है रिब्स की हड्डी उससे टूटे जोर लगाने पर। तो आप मानिए कोई व्यक्ति का मृत्यु हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति का जान अगर उसके हड्डी टूटकर बच जाता है तो कहीं ना कहीं अच्छा तो उसके यही है कि हड्डी टूटकर उसका जान बच जाए, क्योंकि जान अगर चला गया तो हड्डी न रहेगा न बॉडी रहेगा, फिर क्या मतलब है। तो अगर मान गए रिब्स को इतना ज़्यादा दबाना पड़े कि उससे हड्डी अगर एक आध टूट जाता है तो दबाना चाहिए। अगर हड्डी टूट जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट है, व्यक्ति अगर जिंदा रहेगा तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति का डेथ ही हो गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं, ख़त्म हो गया सारा कहानी। तो इसलिए CPR देने में रिब्स, छाती की हड्डी टूट सकती है, इसके लिए जो है आप समझना चाहिए। और कम से कम यह तो जो है मृत्यु से तो बढ़िया है कि छाती का हड्डी टूटकर व्यक्ति का जीवन मिल जाए। तो ये जो है CPR में होता है। CPR में ध्यान रखिएगा, दोनों हथेली के हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखकर छाती को जो है कस के दबाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझ गए। जब तक दबाते रहते हैं छाती को तब तक व्यक्ति में जो है श्वसन और हृदय का धड़कन जारी न हो जाए। समझ गए चीज़ों को। चलिए अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है नोजोकोमियल संक्रमण के बारे में। CPR मैंने बता दिया, CPR 5 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछेगा, आप लोग लिख दीजिएगा। CPR कहे या बेसिक लाइफ सपोर्ट कहे, आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। नोजोकोमियल अस्पताल जनित संक्रमण क्या है। देखिए अब क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में कभी कभी पूछता है, कभी कभी 10 नंबर में पूछता है, ठीक है। पूछेगा कि नोजोकोमियल यानी अस्पताल जनित संक्रमण क्या है, इसकी रोकथाम को समझाना है 5 नंबर में। अब देखिए नोजोकोमियल संक्रमण आपके फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है, दोनों में है। तो दोनों में आपको, दोनों के लिए मैं इसीलिए एक ही वीडियो में करा देता हूँ ताकि आपको काम चल जाएगा दोनों को, ठीक है। चलिए
देखिए, नोजोकोमियल संक्रमण जो होता है या अस्पताल जनित जो संक्रमण है, नाम से ही स्पष्ट है, अस्पताल जनित मतलब अस्पताल में होने वाला संक्रमण, यही नोजोकोमियल संक्रमण होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। माय डियर, अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान होने वाले संक्रमण को अस्पताल जनित या चिकित्सालय जनित संक्रमण कहते हैं। अब मानिए कोई पेशेंट आया, ठीक है, अस्पताल में भर्ती हुआ, लेकिन उसे अस्पताल में ही फिर से कोई और संक्रमण व्यक्ति के अंदर हो गया, या एक नॉर्मल पेशेंट है, हड्डी उड्डी टूटा है, लेकिन उससे जब अस्पताल में भर्ती हुआ तो कुछ दिन में अस्पताल में उसे संक्रमण जो है ग्रसित कर लिया, वह इन्फेक्टेड हो गया, तो वह क्या हो जाएगा, अस्पताल जनित संक्रमण हो जाएगा, अस्पताल में होने वाला संक्रमण होगा। ठीक है, इसे अस्पताल में प्राप्त होने वाला संक्रमण भी कहते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब इसे अस्पताल में इससे व्यक्ति को होता है, तो इसलिए इसे अस्पताल में प्राप्त होने वाला संक्रमण भी कहा जाता है। समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे देखिए, अस्पताल में अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित मरीज उपस्थित रहते हैं। अब जाहिर सी बातें हैं, अस्पताल में अनेकों प्रकार के बीमारी होते हैं, कुछ जो है नॉर्मल बीमारी वाले होते हैं, कुछ जो है संक्रमण वाले होते हैं। ठीक है, तो ये जो है होते हैं। अतः अस्पताल के वातावरण में अनेक रोगजनक सूक्ष्मजीव जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्मजीव है, वह उपस्थित रहते हैं। देखिए, अब कोई भी अस्पताल में आप चले जाइए, ठीक है, अस्पताल के अर्श फर्श पर कितना भी साफ़ सफाई कर दे, लेकिन जो अस्पताल का वातावरण है उसमें संक्रमण होता ही होता है। ठीक है, मान गए अस्पताल के अर्श फर्श को साफ़ कर देगा, क्लीन कर देगा, लेकिन उसके इन्वायरमेंट के तो नहीं ना जो है साफ़ कर पाएगा, तो वातावरण में भी जो है हॉस्पिटल के वातावरण में संक्रमण मौजूद होते ही हैं। ठीक है, और जब कोई व्यक्ति अस्पताल में प्रवेश करता है, तब पहली बार इस रोगजनक सूक्ष्म जीवों से व्यक्ति का सामना होने पर एवं उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं पाए जाने के कारण यह संक्रामक कारक व्यक्ति में संक्रमण पैदा कर देते हैं। अब मानिए अस्पताल में अनेक प्रकार के बीमारियों से ग्रसित मरीज होते हैं, बिल्कुल सही है, घातक जो है टीबी वाला होता है, HIV वाला होता है, ठीक है ना, जो है उसके बाद बहुत सारे बीमारी संक्रमण बीमारी वाला होता है, ठीक है ना, जो अस्पताल में मौजूद होता है। ठीक है, अब मान गए अस्पताल में ये लोग तो मौजूद होता है, तो इसके अतः यही कारण होता है कि जब अनेक प्रकार के अनेक बीमारियों से ग्रसित मरीज अस्पताल में होता है, तो ये जाहिर सी बात है कि अस्पताल के जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, उस वातावरण में भी जो है अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव भी जो है मौजूद होंगे ही होंगे। अब ये जो सूक्ष्म जीव वातावरण में मौजूद होंगे, तो कोई व्यक्ति अगर प्रथम बार या कोई नॉर्मल रोगी अगर प्रथम बार अस्पताल में प्रवेश करता है और अगर उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर रहेगा, तो वह व्यक्ति में संक्रमण जो है फैल जाएगा अस्पताल वाला। तो जो उसे अस्पताल वाला संक्रमण किसी व्यक्ति में फैल जाता है, तो उसी को जो है हम लोग नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यही सब जो है हम लोग उसको कहते हैं। समझ गए चीज़ों को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब नोजोकोमियल संक्रमण व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है तथा उसे रिकवरी होने की प्रक्रिया को भी बाधित करता है। अब हम लोग जानते हैं कि जैसे ही संक्रमण हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, तो संक्रमण प्रवेश कब करता है? जब हमारा शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर रहता है, तभी कोई संक्रमण प्रवेश करता है। और जैसे ही हमारे शरीर में कोई संक्रमण प्रवेश करता है, तो पहले से तो इम्यूनिटी कमज़ोर है, तभी संक्रमण प्रवेश किया है, लेकिन जैसे ही संक्रमण प्रवेश करता है बॉडी में, रोगाणु प्रवेश करता है, रोग उत्पन्न करने वाला पैथोजन, वह जो है पहले से कमज़ोर इम्यूनिटी को और ज़्यादा कमज़ोर करने लगता है, जिससे संक्रमण और ज़्यादा शरीर में अपना रूप दिखाने लगता है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति को रिकवरी होने की प्रक्रिया भी बाधित होता है। अगर मान गए कोई अन्य पेशेंट है, ठीक है, कोई अन्य रोग से ग्रसित है, संक्रमण वाला नहीं है, लेकिन अगर उसे अस्पताल में संक्रमण हो जाता है, तो उसे जो रिकवरी रेट होगा और उसमें देरी लगेगा, क्योंकि उसको पहले से दूसरा बीमारी फिर से हो गया। ठीक है ना, तो ये चीज़ें अस्पताल में होते हैं। ठीक है, अब हमको मान गए हम लोग को प्रिवेंशन करना है, रोकथाम करना है, बचाव करना है नोजोकोमियल इन्फेक्शन से। ठीक है, अस्पताल में होने वाले संक्रमण से अपने आप को कहिए या पेशेंट को कहिए बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है हम लोग करते हैं, चलिए देखते हैं। माय डियर, यहाँ पे आप लोग को देख लीजिए रोकथाम कैसे करेंगे अस्पताल जनित संक्रमण को। रोगी की देखभाल करने से पूर्व एवं बाद अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। अगर आप नर्स है, आप पेशेंट को जाते हैं देखभाल करें, ट्रीटमेंट करने, तो उससे पहले और बाद में जो है अच्छे से हाथ धोनी चाहिए। सावधानी पूर्वक एवं सही ढंग से उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। अब जो भी अस्पताल में उपकरण लगे हुए हैं, वो सब का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फेक्टेड हाथों से उपकरण को छू देंगे, तो वह जो है
वह जो उपकरण है वह भी संक्रमित हो जाएगा, फिर उसका उपयोग कोई और करेगा तो वह भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा पॉइंट है कि अस्पताल जनित संक्रमण को बचाने के लिए आपको मास्क, गाउन, दस्ताना का प्रयोग करना चाहिए एज ए नर्स आप हैं तो, ठीक है। प्रतिरक्षक प्रदान कर मरीज को प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहिए। आप नर्स है तो पेशेंट को क्या करना चाहिए, इम्यूनाइजेट करना चाहिए, ठीक है। इम्यूनाइजेशन जो है देना चाहिए जिससे उसका शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इम्यूनिटी बढ़े, ठीक है। संदूषित पदार्थों के संपर्क में आने से पहले एवं बाद में हाथ धोना चाहिए। आप अस्पताल में काम करते हैं तो आप हो सकता है बहुत सारे दूषित पदार्थों के संपर्क में आ सकते हैं, तो उससे पहले और बाद में हाथ धो लेने चाहिए, ठीक है। रोगी के वार्ड एवं वातावरण को स्वच्छ एवं प्रकाश युक्त रखना चाहिए। अब रोगी जिस भी वार्ड में है उसे स्वच्छ और प्रकाश युक्त वातावरण रखना चाहिए, ठीक है। सातवां है विसंक्रमित स्टेरिलाइजेशन तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, और हमेशा कोई भी काम में स्टेरिलाइजेशन तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, जो कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का एक विधि है। अच्छी हाउसकीपिंग, गुड हाउसकीपिंग तकनीक का उपयोग करना चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से रख रखाव का जो है तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। 9वां है माय डियर, यहाँ पे अस्पताल के फर्श पर रक्त या शरीर का कोई अन्य द्रव गिर जाने पर साफ करने हेतु एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का प्रयोग करना चाहिए। अब अस्पताल ही है तो अस्पताल में बहुत सारे रंग के मरीज आते हैं, इधर जो है बलगम फेंक देगा, उधर थूक देगा, या हो सकता है उसके ब्लड से कुछ चीज़ें ब्लड गिर जाए, ठीक है, उसके बॉडी से कोई भी चीज़ें जो है जैसे मान गए घाव वगैरह है तो वहाँ से ब्लड आ जाएगा, पस निकल कर गिर जाएगा, तो इस सब से जो है बचने के इस समय भी संक्रमण हो सकता है, तो इससे जो है एंटीसेप्टिक घोल से भी जो है साफ करवाना चाहिए, ठीक है। मरीज की देखभाल के दौरान विसंक्रमित उपकरणों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब जब भी मरीज को देखभाल करेंगे और उसमें कोई उपकरण का इस्तेमाल करना है तो वह डिसइंफेक्ट जो है उपकरण होना चाहिए, विसंक्रमित वाला उपकरण होनी चाहिए। 11 है संक्रमण के स्रोत एवं संचरण मार्ग ज्ञात करना चाहिए। अब संक्रमण कहाँ से आ रहा है, कहाँ से हो सकता है, कैसे फैल सकता है, यहाँ पे इस चीज़ को आपको ज्ञात करना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप अस्पताल में रोगों संक्रमण को बचा सकते हैं, ठीक है। अस्पताल को साफ़ सुथरा एवं पूर्ण रूप से हवादार होना चाहिए। अब अस्पताल जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा, क्लीन और एयर जो है एक्यूपाइड मतलब हवादार होनी चाहिए। संक्रमण का शीघ्र निदान एवं उपचार करना चाहिए। जैसे ही किसी मरीज में संक्रमण लगे तो उसका तुरंत जो है उपचार और निदान करना चाहिए, ओके। उत्सर्जित पदार्थों को सुरक्षित परित्याग करना, जैसे मल मूत्र एवं थूक एवं बलगम आदि, जैसे ये सब उत्सर्जित पदार्थ है, बॉडी से निकलता है व्यक्ति से, मरीजों से, तो इसको सुरक्षित तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिस्पोज करना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है ना। संवेदनशील व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी पेशेंट हो तो उसे क्या करना चाहिए, सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करना चाहिए ताकि उससे संक्रमण ना हो, ठीक है। संक्रमित मरीजों का आइसोलेट वार्ड में रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए सामान्य मरीजों से, ठीक है। संक्रामक बीमारियों के लिए टीके लगवाना चाहिए। अगर कोई संक्रामक बीमारी है तो व्यक्ति को टीके लगवाना चाहिए। 18 है क्रॉस इन्फेक्शन पर नियंत्रण करना चाहिए, जो कि एक से दूसरे में फैलता है, इस पर जो है कंट्रोल करना चाहिए। 19 नंबर का है कीटों का नाश करना चाहिए ताकि यह रोगों को ना फैलाए, जैसे मक्खी हो गया, अन्य सारे कीट होते हैं जो डायरेक्ट एक पेशेंट पर बैठा फिर दूसरे पेशेंट पर गया, फिर उसके खाने पर बैठा फिर उसके खाने पर बैठा, तो इससे जो है क्या हो सकता है कि कीट के द्वारा जो है संक्रमण फैल सकता है। तो इसके लिए जो है हम उस कीट को नाश करना चाहिए ताकि संक्रमण ना फैल सके। 20 नंबर का है रोग कारक जीवाणुओं के प्रभाव को रोकने हेतु एंटीसेप्टिक का प्रयोग करें। अब जो भी जीव है, ठीक है, जो भी रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं उसको इफेक्ट को रोकने हेतु एंटीसेप्टिक का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हमारा हो जाता है। इस तरीके से हम अस्पताल में जो है विभिन्न प्रकार के संक्रमण को या रोगियों को सुरक्षा दे सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 20 पॉइंट लिखा। अगर मान गया आपको 10 ही पॉइंट याद होगा तो 10 ही पॉइंट लिखिएगा, 15 याद होगा तो 15 ही लिखिएगा, ठीक है। लेकिन आप खुद समझिए कि अस्पताल में जो भी संक्रमण होगा उस पर हम कैसे लगाम लगाएंगे, कैसे उसका कंट्रोल करेंगे, कैसे उस पर रोकथाम करेंगे। तो इन सारे चीज़ों को जो है आप लिखिएगा कि हाँ हम अस्पताल में होने वाले मरीजों को जो है बीमारी से बचाने के लिए उसे ये करेंगे, ठीक है। अगर वह संक्रामक है तो उसे आइसोलेट में रखेंगे, उससे उसके शरीर से निकलने वाले कोई भी पदार्थ का अच्छे तरीक़ा से डिस्पोज
करवाएंगे, ठीक है। अस्पताल के वातावरण को स्वच्छ और साफ बना के रखेंगे, ठीक है। मरीजों के कमरे को हवादार एवं प्रकाश युक्त बना कर रखेंगे, ठीक है ना। हमेशा जो है एंटीसेप्टिक तकनीक का उपयोग करेंगे। जो भी उपकरण का इस्तेमाल करना हो बिल्कुल वह डिसइंफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो तमाम चीज़ों के उपाय करके आप जो है संक्रमण से बच सकते हैं, संक्रमण को कंट्रोल कर सकते हैं अस्पताल में। क्यों? क्योंकि माय डियर, अस्पताल में अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने आप को सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो जो है अस्पताल में संक्रमण होना आम बात हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे जो वातावरण होता है वह जो है रोगाणु युक्त ही होता है, सूक्ष्म जीवों से भरा पड़ा होता है उस अस्पताल के वातावरण में। अगर आप मास्क अगर ग्लव्स वगैरह लगा के मरीज के पास नहीं जाएंगे या मरीज के वार्ड में नहीं जाएंगे तो फिर समझिए कि आपको संक्रमण, अगर इम्यूनिटी कमज़ोर होगा तो संक्रमण धाय सिंह जो है आप पर अटैक कर देगा। तो इसलिए मरीज को भी आपको कंट्रोल करना है, मरीज को भी संक्रमण ना हो इसके लिए उपाय करना है, और खुद को लिए भी जो है उपाय करना है, और अस्पताल को भी कितना जो है आप संक्रमण से मुक्त करेंगे, कौन कौन उपाय अपनाएंगे, ये सारे चीज़ को आप यहाँ पर लिखेंगे, तभी जाके 20 पॉइंट यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे इंग्लिश दे रखा है, आप लोग देख लीजिए। ऊपर वाला CPR का यह इंग्लिश है, नीचे जो है आपका नोजोकोमियल संक्रमण का इंग्लिश है। तो उम्मीद है नोजोकोमियल संक्रमण यानी अस्पताल में होने वाले संक्रमण के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। अब यह जो संक्रमण है इसका रोकथाम कैसे होगा, ये होता क्या है बता दिए, CPR बता दिए यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट बता दिए। यह दोनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। यह दोनों प्रश्न फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 कहिए या 1 कहिए, कहीं भी पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।